हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग और मोर 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे। और पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं दिया गया था, उसी क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जीरो बेस्ड बजटिंग 1 was created by Peter Fair. 2 was introduced in the USA by President Johnson. 3 involves a total examination of all schemes afresh. 4 was adopted by the federal government of USA in 1968. इसका करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन ए है ऑल ऑफ एबव, बी 1 एंड 2, सी 1 एंड 3 और डी नन ऑफ एबव। तो जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में कौन सा दो स्टेटमेंट या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 1 एंड 3। तो जीरो बेस्ड बजटिंग को पीटर फेयर के द्वारा क्रिएट किया गया था और इसमें टोटल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल स्कीम होता है शुरू से यानी फ्रेश। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। 1 पीटर सेल्फ, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड पॉलिटिक्स। 2 वुड्रो विल्सन, पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। 3 C.I. Bernard, functions of the executive। 4 Chris Argyros, the study of public administration। ऑप्शन ए है 1 ओनली, बी 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, डी 1 एंड 4 ओनली। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1 एंड 3। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन मैच्ड है वो पीटर सेल्फ का बुक था एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज एंड पॉलिटिक्स। C.I. बर्नार्ड का था फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। वहीं वुड्रो विल्सन का आप लोग को याद होना चाहिए, ये जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये वुड्रो विल्सन का है, वुड्रो विल्सन का है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं क्रिस आर्गेरस का पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिस आर्गेरस का पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। यहाँ भी करेक्टली मैच्ड बताना है। 1 फ्यूज्ड सोसाइटी का फीचर होता है पार्टिकुलरिज्म एंड एस्क्रिप्शन। डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का फीचर फंक्शनली स्पेसिफिक। ओवरलैपिंग का फीचर पॉलीकम्युनलिज्म। हेटेरोजेनिटी का फीचर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम्स, प्रैक्टिसेस एंड व्यू पॉइंट्स। तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है ये बताना। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 3 ओनली, सी नन ऑफ एबव और डी ऑल ऑफ एबव। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। सारा करेक्टली मैच्ड है। फ्यूज्ड सोसाइटी का फीचर होता है पार्टिकुलरिज्म एंड एस्क्रिप्शन। डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का फीचर होता है फंक्शनल स्पेसिफिक। ओवरलैपिंग का फीचर है पॉलीकम्युनलिज्म। वहीं हेटेरोजेनिटी का फीचर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम्स, प्रैक्टिसेस एंड व्यू पॉइंट्स। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली यहाँ पे पूछा गया है। 1 है इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 63 में मेंशन है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 75 3 में मेंशन है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आर्टिकल 74 आई में मेंशन है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट, आर्टिकल 360 में मेंशन। इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है ये बताना। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 1 एंड 2 ओनली, सी 1 2 एंड 3 ओनली और डी 1 2 एंड 4 ओनली। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1 2 एंड 4 ओनली। 1 2 और 4 तीनों करेक्टली मैच नहीं है। तो पहला देखते इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 360 में मेंशन है। आप लोग को याद होगा आर्टिकल 360 फिनेंशियल इमरजेंसी से जुड़ा हुआ है। तो इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 360 से है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मेंशन आर्टिकल 63 में किया गया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 63 में मेंशन है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये 74 आई में आर्टिकल। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट ये आर्टिकल है 75 3 में। ये है करेक्ट मैच इसका। अगला सवाल है आप लोग अगर चाहो तो इन सब चीजों को नोट भी कर सकते हो, नहीं तो अगर याद रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगला आफ्टर इंडिपेंडेंस द रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैज अंडरगोन ए सब्सटेंशियल चेंज ड्यू टू। ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, बी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सी राइज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और डी रोल ऑफ मीडिया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से सॉल्व करने का है। अगर आप थोड़ा सा फोकस से अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अच्छे से ऑप्शन को देखेंगे, तो आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल चेंज हुआ है। क्यों चेंज हुआ? ऑप्शन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के कारण,
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कारण, राइज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस कारण, रोल ऑफ मीडिया कारण। नीचे से देखते हैं रोल ऑफ मीडिया कारण डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल क्यों कम हुआ। ऐसा तो नहीं है कि रोल ऑफ मीडिया के कारण डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल में कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव आया, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की वजह से भी वैसा नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में तो वैसा कोई रोल नहीं है। और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन देखिएगा, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ कि पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया। जैसे पहले पीआरआईज पंचायती राज वगैरह नहीं था, तो ज़्यादातर और बहुत सारे और भी पोस्ट नहीं थे, तो ज़्यादातर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ही होता था। तो उस वक्त पहले इंडिपेंडेंस से पहले वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास काफ़ी पावर होते थे, पर इंडिपेंडेंस के बाद डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ जिस वजह से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल में चेंज आया, काफ़ी बदलाव आया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना। 1. It assists the Prime Minister as the head of the cabinet. 2. It coordinates the activities of the government departments. 3. It helps the Prime Minister to perform the functions as the head of the government. Or 4. It keeps liaison with state governments on matters of Prime Minister's interest. करेक्ट ऑप्शन चुनना, ऑप्शन ए है 1 ओनली, बी है 1 and 2 ओनली, सी है 2 and 3 ओनली और डी है 3 and 4 ओनली। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का क्या फंक्शन है ये बताना है। जैसा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी 3 and 4 ओनली। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का फंक्शन है, इट हेल्प्स द प्राइम मिनिस्टर टू परफॉर्म द फंक्शन एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, इट कीप्स लाइसेंस यानी कॉन्टैक्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन मैटर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इंटरेस्ट। और ये जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, इट असिस्ट द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द कैबिनेट, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का काम नहीं है, पीएमओ का काम नहीं, ये कैबिनेट सेक्रेटरिएट का काम है। प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करना एज अ हेड ऑफ कैबिनेट, ये कैबिनेट सेक्रेटरिएट का काम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का काम नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 and 4 यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए, एफ.डब्ल्यू. टेलर रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। बी, हेनरी फ्यूल वाज एन आर्डेंट एडवोकेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। सी, अंडर यूनिटी ऑफ कमांड an employee of an organization should report to one superior. D, under unity of command an employee receives order from more than one superior officer. तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है ये बताना। तो हम लोग देखते हैं यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, एक ऑफिसर ही होता है जो ऑर्डर देता है। अंडर यूनिटी ऑफ कमांड एन एम्प्लॉय रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम मोर देन एन सुपीरियर ऑफिसर, तो ये गलत है। यूनिटी ऑफ कमांड में सिंगल ऑफिसर ऑर्डर देगा। अंडर यूनिटी ऑफ कमांड एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिपोर्ट टू वन सुपीरियर, ये सही है कि यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर किसी भी एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही सुपीरियर को रिपोर्ट करना होता है। बी देखते हैं, हेनरी फ्यूल वाज एन आर्डेंट एडवोकेट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। हाँ, हेनरी फ्यूल ने काफ़ी जोर दिया था यूनिटी ऑफ कमांड के लिए। उनका आपको अगर याद होगा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें उन्होंने काफ़ी जोर दिया था यूनिटी ऑफ कमांड में। एफ.डब्ल्यू. टेलर रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी कमांड, ये भी सही है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने यूनिटी ऑफ कमांड की जगह पे फंक्शनल फोरमैनशिप का प्रिंसिपल दिया था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने तो यूनिटी ऑफ कमांड को रिजेक्ट किया था, ये करेक्ट है। हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड के आर्डेंट एडवोकेट थे, ये भी करेक्ट है। अंडर यूनिटी ऑफ कमांड एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिपोर्ट टू वन सुपीरियर, ये भी करेक्ट है। अंडर यूनिटी ऑफ कमांड एन एम्प्लॉय रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर ऑफिसर, यहाँ 1 होगा, ये गलत है। क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर एक एम्प्लॉय को, मतलब एम्प्लॉय को, किसी भी एम्प्लॉय को या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को सिर्फ एक सुपीरियर ऑर्डर दे सकता है, ये यूनिटी ऑफ कमांड में होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल में हम लोग बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण का एडवांटेज कौन सा नहीं है ये बताना। ऑप्शन ए, इट इनहेंसेस फ्लेक्सिबिलिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बी,
It ensures uniformity in administration. C. It prevents abuse of authority in administration. और D. It provides for maximum control in the organization. तो कौन सा एडवांटेज नहीं सेंट्रलाइजेशन का, ये देखना है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इट इनहेंसेस फ्लेक्सिबिलिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सेंट्रलाइज कर दिया जाए तो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, वहाँ रिजिडिटी होती है। तो सेंट्रलाइजेशन का ये प्रिंसिपल है, या सेंट्रलाइजेशन का ये एक कहा जा सकता है कि एक फीचर है कि जहां भी सेंट्रलाइजेशन होगा वहां फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, वहां रिजिडिटी होगी। और सेकंड ऑप्शन भी हम लोग थोड़ा देख लेते, इट एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। हो सकता है ऐसा, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे तो एक ही होगा एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, यूनिफॉर्मिटी होगा एडमिनिस्ट्रेशन में। इट प्रिवेंट्स एब्यूज ऑफ अथॉरिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा भी है क्योंकि जहाँ जिस डिसेंट्रलाइजेशन रहता है वहाँ पे एब्यूज ऑफ अथॉरिटी हो सकता है, सेंट्रलाइजेशन में नहीं हो सकता है। इट प्रोवाइड्स फॉर मैक्सिमम कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ही है मैक्सिमम कंट्रोल किसी ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, मतलब पावर कुछ देना, तो वहाँ मैक्सिमम कंट्रोल नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो जो एडवांटेज नहीं है सेंट्रलाइजेशन का वो है इट इनहेंसेस फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि सेंट्रलाइजेशन का जो फीचर होता है वो होता है इट इनहेंसेस रिजिडिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन रहता है, तो ये सही होता है। तो इट इनहेंसेस फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, ये डिसेंट्रलाइजेशन का फीचर है। सेंट्रलाइजेशन का फीचर है इट इनहेंसेस रिजिडिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। The word administration has been defined as the organization and direction of human and material resources to achieve desired ends. This statement was made by L. D. White, John Wick, Pfiffner and Prestos, Woodrow Wilson. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पिफनर एंड प्रेस्टस। तो पिफनर एंड प्रेस्टस ने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड एंड्स। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन ए, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर वैल्यू फ्री। B. Politics and administration value laden. C. Politics is concerned with values and administration with facts. D. Politics is value free and administration is value laden. इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो जो ट्रू है वुड्रो विल्सन के अनुसार वो है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर वैल्यू फ्री। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर वैल्यू लेडन, ये लोग दोनों तो एक दूसरे का अपोजिट है, तो दोनों में से एक ही होगा। तो एक ऐसे ही बी वाला ऑप्शन जो है वो इलिमिनेट हो जाता है। पॉलिटिक्स इज कंसर्न विथ वैल्यूज एंड एडमिनिस्ट्रेशन विथ फैक्ट्स, ये गलत है। उन्होंने कहा था पॉलिटिक्स इज कंसर्न विथ पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विथ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। और डी है पॉलिटिक्स इज वैल्यू फ्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज वैल्यू लर्निंग, ये भी कॉन्ट्रोवर्सियल है इस पूरे ऑप्शन में। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर वैल्यू फ्री। अगला सवाल है, द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज व्यूड ऑर्गेनाइजेशन एज। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से देखते थे? एन इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह से, एन इथिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह से, ए रेशनल इंस्ट्रूमेंट या ए सोशल इंस्ट्रूमेंट? ये थोड़ा सोचने वाला सवाल है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज कब बना था? आप लोग को याद होगा फर्स्ट स्टेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट स्टेज था वो था पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी। उसके बाद आया था प्रिंसिपल्स वाला पोर्शन, जहाँ पे प्रिंसिपल बना था क्लासिकल थिंकर्स आए थे। तो क्लासिकल थिंकर्स ने क्या किया था, उन्होंने अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज दिए थे, बहुत सारे थ्योरीज दिए थे। जैसे हेनरी फेल का थ्योरी था वो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह। और उसमें हेनरी फेल के अलावा और भी लोग थे, जैसे कुल्लिक उर्विक, ये लोग थे, और भी काफी लोग थे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज जिन्होंने दिए थे। तो वो लोग ज्यादातर जो क्लासिकल थिंकर थे वो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पे ध्यान देते थे। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पे, उन्होंने ह्यूमन एस्पेक्ट पे नहीं ध्यान दिया था, उन्होंने इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पे ध्यान दिया था। इकोनॉमिकल मैन पे वो लोग ध्यान देते थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज व्यूड ऑर्गेनाइजेशन एज एन इकोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट। अगला सवाल है, एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी हैज बीन ऑथर्ड बाय। ये बुक को किसने ऑथर्ड किया है? एडवर्ड विडनर, फ्रेडरिक्स, इल्टन मायो या वुड्रो विल्सन? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फ्रेडरिक्स।
तो एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, ये फ्रेडरिक्स ने ऑथर किया था, जो कि पब्लिश हुआ था 1964 में। अगला सवाल है, द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय द सिविल सर्विसेज रूल ऑफ ऑप्शन ए 1930, बी 1950, सी 1963 और डी 1987। जैसा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी 1930। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस है इंडिया में वो अब भी 1930 सिविल सर्विस रूल्स 1930 के अनुसार गवर्न किया जाता है। इसमें खास बात है कि इसी रूल में कुछ अमेंडमेंट करके थोड़ा इधर उधर को रूल को थोड़ा चेंज करके अभी भी इसी रूल को फॉलो किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, रिक्रूटमेंट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंटायर पब्लिक पर्सनल स्ट्रक्चर वाज स्टेटेड बाय। ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन ए ग्लेन स्टॉल, बी इयन ग्लैडन, सी नीग्रो और डी कार्ल मार्क्स। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ग्लेन स्टॉल। ग्लेन स्टॉल ने कहा था रिक्रूटमेंट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंटायर पब्लिक पर्सनल स्ट्रक्चर। अगला सवाल है, permission by the parliament for the estimated expenditure for a partial period of the ensuing financial year before the approval of the regular budget is called option A appropriation bill, B cut motion, C finance bill और D vote on account। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब फिनांस बिल पास नहीं हुआ रहता उससे थोड़ा से पहले पीरियड में अगर फिनेंशियल ईयर में कुछ रेगुलर बजट जो पास होना होता है हर फिनेंशियल ईयर में वो पास नहीं हुआ, तो उससे पहले अगर कुछ एक्सपेंडिचर करना हो तो वो कैसे करते हैं, उस एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं? तो उसको कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। सो परमिशन बाय द पार्लियामेंट फॉर द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्शियल पीरियड ऑफ द ensuing financial year before the approval of the regular budget is called vote on account। रेगुलर बजट के शुरू होने से पहले जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कुछ पीरियड के लिए होता है पार्शियल पीरियड के लिए, तो उसे वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में नहीं रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। ये पार्ट 2 चल रहा है इस सीरीज का, तो पार्ट 3 में इस क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे। आप लोग फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन है, द परफॉर्मेंस बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। परफॉर्मेंस बजट किसके रिकमेंडेशन में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, बी एप्पल बाय रिपोर्ट, सी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और डी एस्टिमेट्स कमिटी। तो ये है क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, और आप लोग को ये भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। उस टॉपिक पे हम लोग एक स्पेशल वीडियो देखेंगे और उसमें हम लोग उस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। और अगर आपको जो भी कुछ भी क्वेरीज हो इस पूरे से वीडियो को लेके, तो आप लोग वो भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक्स।